हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है एक्चुअल में, और इसके बारे में बताऊंगा कि ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से कैसे रिलेटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो वो ये है मेरे बच्चों कि जो ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर वो एक्सपेरिमेंट ना होता तो ये पूरा चैप्टर ही ना होता। तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बारे में क्या क्या मिथ चलते हैं, वो 1 मिनट की बात बता के मैं इसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जो कि स्ट्रेट होगा उसे सर्कुलर वे में चेंज करेंगे। उसके बाद उसे सोलेनोइड फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पूरा चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों से हमने सुना है कि ये जो है ना ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे मैग्नेट को ऐसे थ्रो कर दिया तो वो कंपास नीडल के पास गई, या जो भी इस तरह की कुछ बातें चलती हैं। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो एक फिलोसफिकल जो टर्म होती है उसमें ये होता है कि नेचर में यूनिटी होती है। तो इस चीज से इंस्पायर होके उन्होंने ये देखा, यार इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमिनन है, प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेट एक अलग फिनोमिनन प्रोड्यूस करता है। क्या इन दोनों में भी कोई यूनिटी है? तो इन दोनों में एक रिलेशन देखना चाहते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपास लिया, उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे, उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है। तो एक्सीडेंटली उन्हें पता चला कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक कंपास उसके पास हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, कंडक्टर वर्टिकल हुआ और ये हॉरिजॉन्टल हुआ कंपास, तो इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन आया मेरे बच्चों। यहीं से एक गजब की चीज स्टार्ट हो गई, एक नई फिजिक्स का यहां पे ओरिजिन हुआ। तो उन्होंने देखा कि जो करंट के, देखो यहां पे मैंने सेटअप दिखाया है, ये एक्स वाई कोई कंडक्टर है, इसमें यहाँ पे की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एक बैटरी दिखाई है आपने। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो कंपास नीडल रखी है यहाँ पे, इसमें एक डिफ्लेक्शन आता है। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता चला, सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है एक कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। इस कंपास की जो नीडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन आता है जब इसमें करंट फ्लो करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 2-3 बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, करंट है तो डिफ्लेक्शन भी है। करंट है तो डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन का मतलब ये नीडल पहले ऐसे थी, अब ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। करंट है तो डिफ्लेक्शन है, एक पॉइंट। करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर आपने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, अगर करंट इंक्रीज किया, सपोज पहले डिफ्लेक्शन ऐसे से इतना हुआ था, करंट इंक्रीज होने पे डिफ्लेक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है मेरे बच्चों। तो आपको पता चला करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। 2 बातें होगी। थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे आप? थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपने क्या किया,
आपने क्या किया, करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन को आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन, सपोज पहले ये प्लस एक्स एक्सिस में थी, अब ये माइनस एक्स एक्सिस में आ जाती है, मतलब 180 पे आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वो कैसे करेंगे आप, अगर ऊपर प्लस टर्मिनल है तो आप ऊपर माइनस टर्मिनल ले लो, नीचे प्लस टर्मिनल। तो करंट पहले अगर ऊपर की ओर जाता था तो अब करंट नीचे की ओर जाएगा, तो आपकी करंट की डायरेक्शन इनवर्स हो गई है। तो रिवर्स करने के बाद करंट की डायरेक्शन को जैसे रिवर्स किया, रिवर्स बोलेंगे बेटे इसे, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने पर तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी रिवर्स हो जाता है या वो भी चेंज हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए। उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है मेरे बच्चों। एक पॉइंट क्या याद रखना है, 4th पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपने अगर इस मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखा, करंट को कांस्टेंट कर दो पहले। सपोज करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो होता है, करंट कांस्टेंट है, सब कंडीशन एज इट इज है। बस आप क्या करेंगे, इस कंपास की पोजीशन को पहले यहां पे रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे। ये सपोज 1 पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है। तो मेरे बच्चों आप देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, 2nd पोजीशन पर डिफ्लेक्शन कुछ कम हो जाएगा, 3rd पोजीशन पर डिफ्लेक्शन और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ डिस्टेंस, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ने पर, आर की वैल्यू बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है या मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। तो मेरे बच्चों अगर आपने आर इंक्रीज किया, डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो देखो बड़े सिंपल वे में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार फिर से मैं ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, वो यूनिटी ऑफ नेचर में बिलीव रखते थे। इस चीज से इंस्पायर होके उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए वो कर रहे, लंबे समय तक उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिले। एक्सीडेंटली उन्होंने पाया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर वर्टिकल होता है और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आता है। यहां से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इसे रिपीट किया। क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, तो यहां पे ओस्टेड की बात हो गई कि उन्होंने कि क्या देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेट रखी है, मैग्नेटिक कंपास, उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब मेरे बच्चों यहां से और क्या आइडिया निकलता है, स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा यार कि जो ये मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन तब आता है जब इसके पास मैग्नेट होती है, और मैग्नेट पास में नहीं थी। यहां पे क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर था। ये मार्कर को मैं करंट कैरिंग कंडक्टर एज्यूम कर रहा हूं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पास में है, यहां पे मैग्नेट है और कंपास। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से ऐसा क्या हुआ जो इसमें कंपास में डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब यह है करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने आसपास मैग्नेट प्रोड्यूस की है या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, जिसे आप आगे टर्म में जाके पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस फील्ड के इफेक्ट में ये जो आपके पास कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से आप और क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप ये देखते हैं कि सर इस एक्सपेरिमेंट में आप अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने का मतलब है
करंट है तो डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं है डिफ्लेक्शन नहीं है। करंट इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, विच मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। As you increase the current, then magnetic field strength also increases, or you can say in simple word, magnetic field also increases. तो जैसे ही आपने करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, विच मींस मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, उल्टा कर दिया, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन था वो पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये भी समझ आ गया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसके बाद सर आर की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं, मतलब इस वायर से आप जैसे जैसे दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। आर इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं आपके लिए, मैग्नेट को डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। व्हाट इज मैग्नेट को डिस्कस करते हैं। देखो व्हाट इज मैग्नेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, ये पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये 3 टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं एक साथ। देखो ये जो मैग्नेट है एक सब्सटेंस है, ये जो मैग्नेट है एक सब्सटेंस है मेरे बच्चों। इट इज ए सब्सटेंस which can attract iron, निकिल, कोबाल्ट। ये आप लिख सकते हैं। मैग्नेटाइट एक आपका एक सब्सटेंस पाया गया था सबसे पहले, उसका नाम जो है उसका नाम रखा आपने मैग्नेट, है ना। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है विच कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल, निकिल पार्टिकल और कोबाल्ट पार्टिकल। जब आप पढ़ते हैं इसके बारे में और तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेट होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टील को भी काउंट करते हैं वैसे आप। तो ये 3 लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट। अब मैग्नेट के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। मैग्नेट क्या है एक्चुअल में। सर ये जो मैग्नेट होती है इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड मींस लटकाना, आप फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली जब ये फ्रीली सस्पेंडेड होगी तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। It stay always in north-south direction when it is suspended freely in the horizontal position। तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक और चीज मेरे बच्चों, जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा रिपल करेगा मेरे बच्चों। नॉर्थ पोल को रिपल करता है, मतलब सपोज ये नॉर्थ, रेड को नॉर्थ मान रहा हूं, तो ये जैसे पास में आएंगे एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये रिपल करेंगे मेरे बच्चों। जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये एक मैग्नेट है और इसके पास ये कोई आयरन पार्टिकल है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट करती है इस आयरन पार्टिकल को, ये अट्रैक्ट करती है।
अच्छा, अगर मैं यहां पर इस मैग्नेट की जगह कुछ और लेता हूं, यहां पर ये कोई आयरन ही है, ये अभी भी यहां पे ये आयरन ये ले लेता हूं मैं, देखो आयरन नेल है मेरे पास, ये आयरन नेल है। तो ये आपके पास ये भी आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ये आयरन नेल है। अब ये जो होता है ये इसे अट्रैक्ट नहीं करती। अब इसकी जगह मैंने क्या किया, अब मैं यहां पे मैग्नेट लेकर आया हूं। जब ये मैग्नेट आता है, अब ये जो आयरन नेल है ये अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ जब ये मैग्नेट यहां पर होती है तो ये अपने चारों तरफ, अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक फील्ड पैदा करती है, जिसकी वजह से ये आयरन नेल अट्रैक्ट हो रही है। अगर ये नहीं है, अब तो ये अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो जब ये आता है, इसकी प्रेजेंस में यहां पर कुछ तो पैदा है जो इसे खींचता है। तो मेरे बच्चों, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और फिर बताया कि यार ये तो एक मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करती है, और वो फील्ड क्या करता है, आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको नॉलेज हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच आयरन पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कौन, आयरन पार्टिकल, ठीक है ना। इट इज ए फील्ड अराउंड ए मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है, उस फील्ड को ही आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट से पैदा होने वाला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आयरन पार्टिकल एक अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं मेरे बच्चों। तो ये आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये मैग्नेट मैंने यहां पे रखा और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम देखना चाहते हैं। यहां पे जो पैदा हुआ उसके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ी। इंसान की जब क्यूरियोसिटी बढ़ी मेरे बच्चों, साइंटिस्ट लोगों की जब क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिमाग लगाया, तरह तरह के उन्होंने आइडिया लगाए। तो उन्होंने कुछ नहीं पाया, बस एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो है ना यहाँ पे इजाद किया। एक कॉन्सेप्ट की उन्होंने हेल्प ली। उन्होंने ये एज्यूम करा कि यहाँ पे जब ये मैग्नेट है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो उन्होंने मान लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ लाइंस हैं। वो जो लाइंस हैं वो फोर्स पैदा करती हैं, आयरन को अट्रैक्ट करती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसीलिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं मेरे बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक्चुअल में, इस मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखना चाहें तो वो देखने में कैसा दिखेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने हेल्प ली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैग्नेट क्या हुआ, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों समझने की जरूरत हुई। भाई, मैग्नेटिक फील्ड को हम देखना चाहते हैं, उसे देखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प ली है। ये इमेजिन किया है साइंटिस्ट लोगों ने, एक्चुअल में नहीं दिखती हैं ये। तो अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं। देखो, आप जब एक बार मैग्नेट लेते हैं, इसके 2 पोल्स होते हैं बेटे, N और S, और इसे आप एक सरफेस पर, एक प्लेन पेपर पर आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐसे रख दिया मैग्नेट के, और आयरन पाउडर होता है आपके पास, आयरन फिलिंग्स कह लीजिए, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसे यहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं, ऐसे छिड़कते हैं।
तो मेरे बच्चों जैसे ही आप छिड़कते हैं तो आप एक चीज याद रखना, जो मैग्नेट का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर होता है तो पोल्स पर होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, इस वैल्यू को आप स्ट्रेंथ बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम है या ज्यादा है, उसे स्ट्रेंथ वर्ड से आप एक्सप्रेस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अब समझते हैं, तो जैसे ही आपने एक बार मैग्नेट के ऊपर ये ऐसे पेपर पे रख के इसे ऐसे स्प्रिंकल किया आयरन फिलिंग्स को, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा तो वो यहां पर ऐसे, यहां पर इस पर एसोसिएट हो जाएंगी, ठीक है, इससे चिपक जाएंगी। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो होती हैं आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म करती हैं, ये ऐसे ऐसे एक पैटर्न फॉर्म करेंगी। इस पैटर्न को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये आपके पास NS एक मैग्नेट है, NS एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है। अब आप कंपास नीडल ले लीजिए। मैं क्या करता हूं, बुक में एक कंपास नीडल दिखाते हैं कि आप यहां पर रखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए और उन्हें इस तरह यहां पर ऐसे बिछा दीजिए। देखो बेटे, ये मेरा तरीका है, बहुत आसान है, आपको एकदम बड़े सिंपल वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में है क्या और ये कैसे ये पैदा हुई हैं। देखो, तो आपने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपास, मैग्नेटिक कंपास, नंबर ऑफ मैग्नेटिक कंपास को आपने यहां पे इस तरह अरेंज किया अराउंड द NS बार मैग्नेट। तो आप ये देखते हैं यहां पे जो मैग्नेट रखी होगी, मैग्नेटिक कंपास क्या है एक बार मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल होती है और ये जो नीडल होती है मेरे बच्चों, एक्चुअल में ये स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये बार मैग्नेट ही होता है। यहां पर इसका नॉर्थ पोल होता है, यहां पर इसका साउथ पोल होता है। तो मेरे बच्चों ये जो नॉर्थ पोल है इस कंपास के नॉर्थ पोल को रिपल करेगा, ये साउथ पोल इस कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर तो इनकी पोजीशन इस तरह की रहेगी। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे आप यहां पे कंपास को सब अरेंज करते हैं, पहले उनकी नीडल किसी की कहीं है, लेकिन जैसे ये रखा जाएगा तो यहां पे क्या होगा, ये वाला इस तरह आ जाएगा, ये वाला ये जो होगा यहां पर भी एक रख दीजिए, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे ऐसे आ जाएंगी। तो मेरे बच्चों आप इन सबको कंबाइनली जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये आप देखेंगे कि ये जो सब नीडल्स हैं ये सब इस लाइन पे को जाती हुई ऐसे महसूस होंगी। आपको लगेगा सर ये N से निकल के S में जाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह नीचे की साइड में होगा और ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, फिर यहां पर ऐसे हो जाएगा, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी बेटे, ऐसे। यहां पर 2 लाइंस ऐसे दिखा दीजिए और एक लाइन को ऐसे दिखा दीजिए। नॉर्थ साइड से हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी और साउथ साइड में हमेशा ये एंटर करेंगी बेटे, आउटसाइड द मैग्नेट, ये ऐसे जाएंगे मेरे बच्चों। तो ये जो आपको पता चला अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह होता है। अगर आप यहां पर कोई कंपास रखेंगे तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा।
अगर आप किसी कंपास को यहां पे रखेंगे उसमें डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, अगर आप कंपास को यहां पे रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। मैंने ये वाली बात यहां पे समझाने की कोशिश की है, तो ये आपको केवल समझाने के लिए था मेरे बच्चों। आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में पाया जाता है ये पाया जाता है और आपका ये पाया जाता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह ओरिएंटेड रहती है। अब आपसे वो पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आप कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। इस वाले पॉइंट को बताऊंगा, इससे पहले छोटे छोटे पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, ये आउटसाइड द मैग्नेट रहता है। इनसाइड द मैग्नेट ये जो होती है देखो ये साउथ से जाके इस तरह नॉर्थ में एंटर करती है। तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ में जाती हैं। ये आपको याद रखना है। एक तो ये आ जाएगा पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। दूसरा, आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर आप ये जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मेरे बच्चों मैंने बताया उस पॉइंट पर आपने कंपास रखा। कंपास आप जरा सोचो, अगर मैं इसके चारों तरफ से रिमूव करूं तो आपको ये लगेगा सर ये तो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है आपने। थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया एरो को। तो मेरे बच्चों किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पता करना चाहते हैं, पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे जो कंपास नीडल है वो ऐसा लगेगा जैसे वो टेंजेंट है। तो यहीं से एक आइडिया मिलता है कि आप किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए। अब ये टेंजेंट क्या है कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो कुछ सेकंड में मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ये आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल के किसी पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सपोज इस पॉइंट को टच कर रही है, तो एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को आप टेंजेंट कहते हैं। सपोज यहां पे इस पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो है वो ये वाली जा रही है, तो ये कहलाएगी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे टच करके जाए, एक पॉइंट पे टच करके जाए। तो मेरे बच्चों आप पॉइंट ए पर टेंजेंट ये देखते हैं, पॉइंट बी पे टेंजेंट ये देखते हैं, यहां पर पॉइंट सी है मान लिया, यहां पर टेंजेंट ऐसे होगा। तो ये जो टेंजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, वो आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो मेरे बच्चों टेंजेंट क्या शो करेगा, टेंजेंट क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। एक और चीज, आपकी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। अब वो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है वाई ये जो होती है ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर उसने पूछ लिया तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब ये होना चाहिए कि मान लो इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। सर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही थी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब आपने देखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज ये P है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है। अब मेरे बच्चों आपने कंपास को लिया, कंपास को यहां पे रखा पॉइंट P पे। अब पॉइंट P पे जब कंपास आ गया वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, वो इसे फॉलो करेगा या इसे फॉलो करेगा? समझ रहे ना, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो नहीं बता पाएगा वो।
या इसे ऐसे समझ लीजिए, पॉइंट ए पे टेंजेंट ऐसे ले लीजिए, इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सेकंड, उसकी डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। तो मेरे बच्चों एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन शो होंगी, एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन शो होंगी अगर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट पर टू डायरेक्शन शो होंगी, विच इज इम्पॉसिबल, यही बात लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे इफ दे डू, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे डू, देन एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट there will be two direction, which is impossible, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टू डायरेक्शन शो होंगी जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो मेरे बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, अगर किसी जगह, देखो ये है आपका, अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वली डिस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वली डिस्टेंट रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगी। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास है, तो इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दे विल शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, सेपरेटेड है, तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता के चलता हूं, एक नोट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे आप प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में देखते हैं, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, लेकिन वो चार्ज के अंदर नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्लोज नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये क्लोज्ड कर्व नहीं होती, क्लोज्ड नहीं होती। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये आपकी क्लोज्ड कर्व होते हैं बेटे, क्लोज्ड कर्व है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है। क्यों होती है? ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, फिर साउथ से नॉर्थ में आती है, वो ही लाइन घूम रही है, देखो क्लोज है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने पढ़ा मैग्नेट क्या है, आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जाम में 99% आने के चांस है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे बच्चों, 99% 2026 में ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके 3 टाइप डिस्कस करेंगे। एक तो होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्किल की फॉर्म में आप इसे सर्किल की फॉर्म देंगे, उसके बाद इसे सोलेनोइड की फॉर्म में इसे चेंज कर देंगे आप। तो ये 3 टाइप आएंगे इसके। इनमें से एक बेटे बोर्ड एग्जाम में आता ही है, कभी कभी मैं कह नहीं सकता, नहीं तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो अब ये डिस्कस करते हैं। देखो
तो ये आ जाएगा आपका। देखिए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, जो चैप्टर के वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था वो यही तो है। करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है। मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट ने पैदा किया, इसी को आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा बेटे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि उसने हीट पैदा किया, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो साउंड पैदा किया तो साउंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट दिखेगा वो ही आप उसका ही नाम दे देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया तो आपने कह दिया मैग्नेटिक इफेक्ट है सर, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वर्ड में आपको जो है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मेरे बच्चों ये टॉपिक डिस्कस करते हैं अब हम। तो इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट में हम स्ट्रेट वायर लेंगे, सेकंड पार्ट में हम सर्कुलर वायर लेंगे और थर्ड पार्ट में हम सोलेनोइड लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा आपका स्ट्रेट आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। यहां पर आपके पास ये सर्कुलर होगा, यहां पर ये आपका सोलेनोइड होगा। सोलेनोइड देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलेनोइड, ये भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ही है मेरे बच्चों। ट्रिपल सी। देखो अब यहां पर बड़ा सिंपल है, आप इसे बुक में देखेंगे सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर स्ट्रेट वायर है उसमें इतनी सारी चीजें याद रखनी है, सर सर्किल की शेप में आ गया तो वहां पे और भी ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है, सर सोलेनोइड डर ही लग गया हमें। तो मेरे बच्चों मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल वे में 5 मिनट के अंदर अंदर ये तीनों टॉपिक एक साथ, तीनों का राम नाम सत्य हो जाएगा, तीनों टॉपिक का। देखो कैसे, तो स्ट्रेट वायर ले लीजिए आप। ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर का आपने नाम रखा XY। इसको आपने फिट किया किसी कार्डबोर्ड के साथ, जैसे आपने पहले दिखाया। तो यहां पर इसका ये वाला पार्ट मत दिखाओ आप, ठीक है। अब इस XY को आपने कनेक्ट किया एक, यहां पर एक रोस्टेट से या रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंबल याद रखना बेटे, अगर आपने डायरेक्ट ये दिखाया तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, और अगर आपने इसमें ऐसे कट लगा दिया तो ये RH बन जाएगा। अब इसे रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट को आप कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? वेरिएबल
रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मेरे बच्चों एनसीईआरटी ने इसमें यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया है RH, जिसको कहते हैं आप रियोस्टेट। अब यहां पर आप एक स्विच ले लीजिए, अब यहां पर एक बैटरी लगा दीजिए, प्लस माइनस ऐसे, यहां पर ऐसे, ये एक एमीटर भी लगा दीजिए आप यहां पर। अच्छा, एमीटर के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, पूरे सर्किट में आप एमीटर को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे करो, आप यहां पे करो, आप यहां पे करो, आप यहां पे करो, यहां पे कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एमीटर को सीरीज में होना चाहिए बस। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों ये देखा जाता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आप स्प्रिंकल करते हैं आयरन फिलिंग, जो मैंने पहले बताया। तो आप ये देखेंगे, तो ये आयरन फिलिंग को जब आप हल्का सा टैप करेंगे स्प्रिंकल करने के बाद, तो ये हमेशा इस तरह की शेप में आ जाएगी। तो ये आपकी ये जो होगा आपका, ये जो यहां पे मैंने दिखाई है सर्कुलर रिंग जो है, ये जो सर्कुलर रिंग है, ये एक्चुअल में कंसेंट्रिक सर्किल्स, ये जो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं शोज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर XY क्या है आपका, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, जो कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। अब उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है XY करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, वो समझने के लिए आपने आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल किया। जैसे स्प्रिंकल किया और हल्का सा जैसे टैप करते हैं उसे, तो वो एक कंसेंट्रिक सर्किल की शेप में आ जाती है। तो मेरे बच्चों ये जो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, ये शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, या मैग्नेटिक फील्ड को, कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ओरिएंटेड है। अगर यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो देखो, तो आप कंपास नीडल की हेल्प ले सकते हैं। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, वो किस डायरेक्शन में आएगा, देखो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये K है। देखो, तो कंपास नीडल की हेल्प से आप उसे यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे आप रखेंगे, और आप ये इस तरीके से सर्किल्स को ऑब्टेन करते हैं, वो भी कंसेंट्रिक सर्किल आएंगे। अब इसके बारे में आपको और क्या क्या बातें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको पहले बताकर आया हूं, वो ही बातें यहां पे याद रखेंगे। देखो मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप यहां पे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है इफ I इंक्रीजेस। अगर आपने I को इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू भी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं। जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। वो स्टार्टिंग के जो पॉइंट है, मैंने वो सारे इसी के बताए थे मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया हो, यही सारी बातें आपकी डिस्कस होती रहेंगी। अब तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज होने पर, एक पॉइंट। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, I की डायरेक्शन चेंज होने पे, वहीं से लिख लेना आप, और R इंक्रीज होने पे
आपका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज हो जाता है। तो एक तो आपका ये होगा। अच्छा, याद रखेंगे जो कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या है वो बता देता हूं। कंसेंट्रिक सर्किल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर हो। आपने यहाँ पे ये बनाए, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, तीनों का जो सेंटर है वो यही है, तो इन्हें कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं बेटे आप, ठीक है ना। तो एक और चीज याद रखेंगे आप, ये जो सर्किल है इनके बाद वाला जो स्पेस है ना, ये इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको मैंने पीछे बताया, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो वैसे वैसे वीक फील्ड आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटे। देखो, तो ये आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को तो बड़ा सिंपल था, आपने करंट को यहां पे फ्लो किया एक्स वाई में, और यहां पे कंसेंट्रिक सर्किल आ जाएगा। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट है मेरे बच्चों डायरेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी डायरेक्शन। ये बोर्ड में अभी रहा नहीं, यस आ रहा है। तो मेरे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डायरेक्शन। सर डायरेक्शन के बारे में तो आपने बताया तो कि डायरेक्शन अगर आपने करंट की चेंज की है तो ये जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। लेकिन हम अगर एक ही डायरेक्शन में करंट है, सपोज ये वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए क्या है? उसके लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल मेरे बच्चों, उसके लिए है राइट हैंड थंब रूल। बड़ा सिंपल है, देखो समझो। अगर आप ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने राइट हैंड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे होल्ड कर लीजिए, और जो आपका थंब है, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये जो आपके कर्लिंग फिंगर है, रैप्ड फिंगर है, दीज फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से बता देता हूं, इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड, in your right hand, like that your thumb points along the direction of current, then curling finger will show the direction of magnetic field. If you hold a current carrying conductor in your right hand such that your thumb points along the direction of current, then curling finger will show the direction of magnetic field. अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे होल्ड किया कि आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। देखो मेरे बच्चों, आपने करंट की डायरेक्शन यहां पे शो की है डाउनवर्ड, प्लस ऊपर है तो करंट ऐसे आएगा, डाउनवर्ड है। तो अगर डाउनवर्ड है तो यहां पे देखो, ये करंट ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसा आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा मेरे बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये मैंने ऐसे दिखाई है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या इसे मैं एक ऐसे ना दिखाकर यहां पर ऐसे इसे दिखा देता हूं, और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मेरे बच्चों। तो ये आपको समझ आ गया होगा। राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन का पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि राइट हैंड को मैं, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हैं सच दैट जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, देन कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे मेरे बच्चों, अब है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल सिंपल, ये तीनों ही बड़े सिंपल होने वाले हैं। देखो इसमें ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक इस तरह आपने सर्कुलर फॉर्म में
एक सर्कुलर फॉर्म में आपने इस तरह करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया, ये देखो बेटे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये देखिए आप, तो यहां पर क्या होगा, इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो बिल्कुल ऐसे निकलेगी। देखो ये इसका एन साइड होगा और ये वाली साइड आपकी ऐसे, ये पीछे से ऐसे जारी होगी, ऊपर ये दिखाएंगे आप। तो ये साइड इसकी एन हो जाएगी, ये साइड इसकी एस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसके ऊपर ये डायग्राम बनाने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चों। आपको क्या करना है, फिर एक लाइन ऐसे लेनी है, फिर एक लाइन और थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, फिर और थोड़ी सी ऐसे दिखानी है आपको। फिर आपको क्या करना है, इस लाइन को फिर ऐसे दिखा दो, अब समझो मेरी बात समझो। देखो क्या होगा, आपका जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि आपने सर्किल की शेप में किया, ये आपका कंडक्टर ऐसे था, आपने इसे सर्कुलर शेप में कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगी, देखो अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं मेरे बच्चों। यहां पर आपका पहले मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूं। देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, आपका इसमें ऐसे और ऐसे जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए राइट हैंड थंब में कि आपका अगर थंब, ये कर्लिंग फिंगर ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये ऐसे जाके ऐसे आ रही है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, करंट आ जाएगा आपका इसमें, यहां से करंट एंटर किया, यहां से करंट एंटर किया और यहां से एग्जिट हुआ, ठीक है ना। देखो एक बार चेक करते हैं, सपोज यहां पे करंट है इस जगह, तो करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी आपकी, है ना। ये उल्टा हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, चेक कर लेता हूं एक बार। ये अगर आपका करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नहीं करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, हाँ करंट इससे जाएगा बेटे और इससे आएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ये ऐसे होके, ये ऐसे दिखा लीजिए आप, नहीं ये इस तरह आएगा बेटे। देखो इसी तरह यहां पर होगा बेटे, इसी तरह आपका यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पे मोर कर्व दिखाएंगे आप, फिर ये आपका इसके अपोजिट साइड में यहां पर, तो ये आपका ये वाली साइड एन, ये वाली साइड एन, और ये वाला आपका ऐसे आ जाएगा। देखो टू आ गया, और टू यहां पर एक और लाइन और ले लीजिए आप, उसके बाद आपकी आ जाएगी, ये करंट अगर ऐसे जा रहा है, ये करंट इसमें ऐसे जाएगा, तो यहां पर आप ये समझ लीजिए इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है मेरे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका ऐसे आ जाएगा। देखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर होके ऐसे दिखेगा,
है ना, आप ये समझ पा रहे होंगे। अभी और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैं करंट की डायरेक्शन को शो ना करो, आपको समझाने के लिए दिखाया मैंने। देखो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है मेरे बच्चों, आप एक बार इसे समझने की कोशिश करो। करंट चला आपका यहां से, जैसे करंट यहां से चला तो इस पॉइंट पे आपने, ये वाले पॉइंट को आपने यहां पे दिखा दिया, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। जब करंट ऐसे जा रहा है, अब इसे यहां पर मान लीजिए आपने, ये ऐसे थंब आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ, इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कुलर होगा। तो ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता चला जाएगा मेरे बच्चों। तो हमने क्या किया, ये नीचे के पार्ट को नहीं दिखाया, सिर्फ ये 2 पार्ट दिखाए हमने नीचे के, ठीक है ना। इसको यहां से भी हमने बस यहीं तक दिखा दिया ऐसे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। अब डायरेक्शन क्या होगी, सर ये ऐसे है तो ये डायरेक्शन तो ऐसे आ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा। तो इस तरीके से ऐसे जाएगा नीचे से और ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऊपर से ऐसे आएगा। तो मेरे बच्चों ये वाला ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे आ गया, ये बढ़ता जाएगा और जैसे ये सेंटर की ओर जाएगा तो ये जो है कंसेंट्रिक सर्किल, इनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। सेंटर पे आने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट क्यों होगा उसका भी रीजन समझो। एक जो सामने से मैग्नेटिक फील्ड है वो ही यहां से आ रहा है, दोनों जब कोलैप करेंगे, जब दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का आपको बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बनाना है। यहां से आपको दिखाना है ऐसे, उसके बाद बीच में पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद क्या करना, आप ये वाली लाइन को कर्व दिखाना, ये 3 लाइन ले लेना या 2 लाइन ले लेना, और यहाँ पे या 2 या 3 यहाँ पे शो करना है आपको। तो ये आपका इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल्स आपको शो करने हैं। वो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया कि ये पूरे पूरे सर्किल हैं बेटे, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे हाफ हाफ शो कर रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब एक्चुअल में क्या होगा मेरे बच्चों, एक्चुअल में क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूं। ये आपका ये पूरा सर्किल है, सपोज ये वाला सर्किल है, इस सर्किल के यहां हर एक पॉइंट पे, इस सर्किल के हर एक पॉइंट पे इसके कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे इसी तरह, हर एक पॉइंट पे, इस पर भी। तो इतने सारे अगर आप कंसेंट्रिक सर्किल दिखाओगे तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक तो यहां पर, एक इसके ऑपोजिट यहां पर, सिर्फ 2 पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्किल दिखाए हैं और उन दोनों का रिजल्टेंट आपने सेंटर में ऐसे दिखाया है। अब मैं इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझो। कंसेंट्रिक जो ये आपका सर्किल होता है, सॉरी, ये जो सर्कुलर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसे आप लूप भी कहते हैं, जिसे आप लूप भी कहते हैं। ये जो लूप है इसमें क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे। क्यों बनेंगे, स्ट्रेट वायर ने बता दिया, ठीक है ना। अब इस तरीके से बनेंगे। आपने सिंपल बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट के शो किए। अब नीचे वाले पॉइंट को समझो, सर करंट मैंने ऐसे दिखा के ऐसे दिखाया तो कंसेंट्रिक सर्किल ऐसे आएंगे, ऐसे जा रहे होंगे ऐसे। तो ये वाला जब बड़ा होगा तो ये यहां पर आ जाएगा, ये जब और ऊपर जाएगा तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा बेटे, ये ऐसे आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये और ज्यादा दूर जाएंगे तो ये और ज्यादा, इसका सेपरेशन बढ़ता चलाएगा। थोड़ा सा ये आपका इस तरह थोड़ा सा ये ऐसे आ जाए, देखो, ठीक है बेटे। तो ये आपको ऐसे शो करना है, ये इसके नीचे दिखाना है हमेशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सर्किल है जब सेंटर पे जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो हर एक पॉइंट पे इस सर्कुलर, ये जो आपके पास कोयल है, इसके हर एक पॉइंट के जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी सेंटर पे आके सब स्ट्रेट हो जाएंगी। तो स्ट्रेट जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है, जिसमें एंटर करती है वो साउथ पोल होता है। तो ये वाली साइड आपकी नॉर्थ पोल, ये वाली साइड आपकी साउथ पोल हो जाएगी।
अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की कंपैरिजन में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रोंग होगा सर्किल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रोंग होगा, इस स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटे, यहां पर सेंटर पे इसके हर एक पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एड अप हो जाएगा, इसलिए यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आता है। उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। देखो, जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा इफ करंट इंक्रीजेस। अगर आपने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा मेरे बच्चों, दूसरा पॉइंट होगा कि आप वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होगा, देन अगर आपने आर को इंक्रीज किया तो क्या होगा? तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। सेंटर पे सभी कंपोनेंट का एड अप हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका आर इंक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा सर? इसमें जो होगा, इसमें जो डायरेक्शन का खेल है वो डायरेक्शन बता देता हूं। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों? डायरेक्शन दो पॉसिबल है, एक तो नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। आप नॉर्थ से देखो कौन सी डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ से बनती है। ये क्या, ये कौन सी डायरेक्शन आई सर? ये तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ये क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सर साउथ से क्या दिख रहा है? सर साउथ तो ये ऐसे शो कर रहा है, ये तो क्लॉकवाइज शो कर रहा है। तो मेरे बच्चों, जहां पर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो वाला जो साइड होगी आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका क्लॉकवाइज होगा करंट, वहां पर वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब इस केस में देखो मेरे बच्चों, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये जो है आपका, ये तो ये वाला हुआ सर। करंट कैसे जा रहा है सर? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है सर, ये तो नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो ये वाली जो साइड है, इसीलिए आप इधर से खड़े होके देख रहे हैं, ऐसे नॉर्थ पोल है, तो मेरे बच्चों ये नॉर्थ बन जाता है। आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि सर्कुलर शेप में है, वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये डिसाइड करेगा उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है। सर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आपका एन बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एन बनाएगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आप इसी कंडक्टर को इधर से देखें तो इसमें कैसा आएगा सर? ये यहां पे देखो, यहां पर ये ऐसे करंट है, यहां पर ये ऐसे करंट है, तो ये आपका इधर की साइड से, ये अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इधर की साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर की साइड आपकी साउथ पोल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से आपको ये समझना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में एक खेल करता है। देखो, जो ये आपका सर्कुलर लूप है, इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या पॉइंट है वो। देखो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यहां पर आपने नंबर ऑफ टर्न जो है n लिए हैं, n सर्कुलर टर्न लिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले 10 था मेरे बच्चों, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फील्ड 10 है, 10 टेस्ला होती है इसकी यूनिट, 10 है, तो आपने n इज इक्वल टू 20 लिए हैं, 20 टर्न लिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, सिंपल 20 टाइम्स हो जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। वो पूछता है आपसे ऐसा क्यों होगा,
तो आप क्या जवाब देंगे? एनसीईआरटी के इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट की, इस टॉपिक के लास्ट की जो 3 लाइन है वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है वो इस तरह के क्वेश्चन बनाता है, आप देखना। तो आप बताएंगे सर यहां पर एक सर्किल है, एक लूप है, उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये पैदा की। दूसरा लूप होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसकी डायरेक्शन भी यही आएगी। तो जितने भी यहां पर लूप होंगे उन सब में करंट की डायरेक्शन सेम है। करंट की डायरेक्शन सेम है तो उन सब का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आएगा, और सेम डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब का सब एड अप हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, एक ने 10 पैदा किया, दूसरे ने 10 पैदा किया, ऐसे 20 टाइम हो जाएगा, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना इसे अच्छे से। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक करा देता हूं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर में से, वो होता है आपका सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? ए कोयल, इट इज ए कोयल having many circular wire in the shape of cylinder। तो बेटे ये सिलेंडर की शेप में होगा बेटे, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शेप में आपका जो नंबर ऑफ कॉयल होंगे, हेलिकल शेप में जैसे चूड़ियां होती हैं, है ना। तो इस तरीके से एक वायर है, ये सपोज मार्कर है, इस पे आप इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है बेटे जनरली, इंसुलेटेड का मतलब है ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हालांकि टच होंगे लेकिन इनके ऊपर जो पॉलिश होती है वायर के, वो पॉलिश एक दूसरे को टच नहीं होने देगी, ठीक है ना। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर होंगे जो क्लोजली रैप्ड होंगे। तो क्लोजली ये वाउंड आपने किया होगा, क्लोजली रैप्ड होंगे। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। तो सिलेंड्रिकल शेप में आपने सर्कुलर कोयल, वो सर्कुलर टर्न लिए हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, उसे आप जो है ना सोलेनोइड कहते हैं। अब ये जो सोलेनोइड है मेरे बच्चों, इसके बारे में बताता हूं। देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं पहले। देखो सोलेनोइड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है बेटे। एक मिनट बेटे, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, इंक थोड़ी कम सी हो गई है इसकी। देखिए बेटे, ये जो सोलेनोइड होता है बेटे, ये आपके पास एक इस तरह की एक शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। अब इसके ऊपर आपने कॉपर वायर को ऐसे रैप्ड किया, आपने क्या किया? रैप्ड किया कॉपर वायर को। अब कॉपर वायर को ऐसे रैप्ड करने के बाद आपने इसका कनेक्शन किया एक सेल से या बैटरी से, ये प्लस ये माइनस। अब मेरे बच्चों यहां पे क्या होगा? यहां पे आपने लगा दिया की। ये जो अरेंजमेंट है इसे आप कहते हैं सोलेनोइड। इसमें बहुत सारे टर्न होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में होगा।
अगर ये आपका जो सिलेंडर है, अगर ये, इसे आप कोर कहते हैं, अगर ये आपका आयरन का बना हुआ है, अगर ये आयरन का बना हुआ है, तब आप इस सोलेनोइड को ही आप, मैं लिख देता हूं, सोलेनोइड प्लस आयरन कोर, ये इक्वल होती है मेरे बच्चों, ये इक्वल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ अगर आपने आयरन के ऊपर इस तरह कॉपर वायर को लपेट दिया, एक लोहे की कील लेना, इस पे तांबे के तार को लपेट के, और उस तार में क्या करना, बैटरी को कनेक्ट करना। जैसे बैटरी का करंट ऑन होगा तो ये जो आयरन होगा ये मैग्नेट बन जाएगा, ये आयरन के ऑब्जेक्ट को स्टक कर लेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो यही चीज मैं बता रहा, अगर आयरन कोर के ऊपर आपने कॉपर वायर को रैप्ड किया तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे, अगर आपने इसमें करंट फ्लो किया तो ये अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब वो बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछ ले, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अब सोलेनोइड के बारे में मैं फिर से आपको कुछ बताता हूं, जैसे मैंने इनको डिस्कस किया, ये तो इसी से रिलेटेड पार्ट था, मैंने हैंड टू हैंड इसे फिनिश किया। अब देखो मेरे बच्चों, वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। जैसे इन सब का मैग्नेटिक फील्ड है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो मेरे बच्चों, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा जैसे आपने उन सब का दिखाया, ऐसे 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 ऐसे। अब यहां पे एक क्वेश्चन एराइज होगा, सर ये वाली साइड आपने नॉर्थ बनाई है या साउथ बनाई है। मेरे बच्चों, इस करंट की डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट। अगर आपने करंट की डायरेक्शन, ये सपोज ये वाली साइड है, अगर आपने वायर को इधर से लपेटा, ऐसे लपेटते चले गए, देखो आप करंट इसमें, यहां से वायर को आपने ऐसे लपेटा, तो ये कौन सा हुआ, ये आपका हुआ सर्कुलर, सॉरी ये सर्कुलर है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हमेशा आपको एस देता है, तो ये वाला पोल आपका एस बन जाएगा। अब अगर आपने करंट ऐसे ही है और इसे इधर से ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटते चले गए, तो मेरे बच्चों अब ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल बनाएगा। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हमने देखा है बहुत सारे टीचर को भी इसमें कंफ्यूज होते हुए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बड़े सिंपल वे में बताना है, सर ये ऐसे जा रहा है, आपने जो इसे रैप किया है, सर ये ऐसे रैप किया, ये कौन सा है, ये तो सर एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब ये एन है, ये एन पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से एमिट होंगी और इसमें एंटर कर जाएंगी। तो मेरे बच्चों, आपको ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट याद रखना है। बच्चे क्या करते हैं, यहां से करंट की डायरेक्शन को पता कर लेंगे, ये नहीं बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा कि वायर को आपने इधर से लिया या वायर को आपने इधर से लिया तो सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपने इधर से लिया तो ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज में साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनेगा। मेरे बच्चों, ये देखो, ये वाला इतना डीपली चीजों को समझ के जाना है। अब आते हैं, सोलेनोइड का आपने मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, आप बताओ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट।
जैसे एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह आपका सोलेनोइड का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। बिल्कुल ये बार मैग्नेट बन जाता है। मैंने अभी बताया ना कि इस पे आपने क्या किया, कॉपर वायर को लपेट दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट किया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जैसे यहां पर होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा और यूनिफॉर्म होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है मेरे बच्चों, किसी स्टील को अगर आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसे सोलेनोइड के अंदर ही रखते हैं और इसमें हाई करंट फ्लो करते हैं, वो जो स्टील होता है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आयरन स्टील में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। इसके बारे में 12th का जिस टाइम हम पढ़ाएंगे, 12th में बहुत डिटेल में समझाएंगे कि आयरन से आप मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो ये सोलेनोइड होता है इसका हम यूज करते हैं टू मैग्नेटाइज ए स्टील और आयरन। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब हम डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है सोलेनोइड का भी, जैसे इसमें था इफ आई आपने इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अगर आपने आई इंक्रीज किया। नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मेरे बच्चों देन मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, इससे r डिस्टेंस पर गए तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा और इनसाइड द सोलेनोइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। बेटे सिर्फ दो टॉपिक रह गए हमारे, सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं। एक हम डिस्कस करेंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखो करते हैं स्टार्ट, और इसी टॉपिक में अब आपका आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं, देखो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें एनसीईआरटी में एक बड़ा सिंपल डायग्राम दिखाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो उसमें क्या होगा, आपके पास एक तो यहां पर और एक यहां पर, ये आपने यू शेप की एक मैग्नेट शो की, यहां पे नॉर्थ पोल होगा, यहां पर साउथ पोल होगा। अब इसी के बिटवीन, इस मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एक रोड होगी, इस रोड में करंट फ्लो होगा मेरे बच्चों, और इस रोड का जो कनेक्शन होगा, इस रोड को आपने ऐसे यहां पे टाई अप कर रखी है, ऐसे बांधकर इसे यहां पर ऐसे, यहां पर दिखाओ, ये ऐसे एक स्टैंड से कनेक्टेड है, ऐसे ये एक स्टैंड से कनेक्टेड होगी। यहां पर ये आपका स्टैंड होगा, ठीक है। यहां पे इसे ऐसे आपने टाई अप किया है। अब ये यहां पर ऐसे ये ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या होगा, आपने इसका कनेक्शन यहां पर किया,
एक बैटरी से दिखा दो यहां पर, और ये वाले वायर का कनेक्शन आपने किया, यहीं पे दिखा दो। एक बैटरी से कनेक्ट किया आपने, देखिए ये वाली साइड प्लस है, ये वाली साइड माइनस है, तो करंट आपका ऐसे जाएगा और इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा आई। इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहां पे क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बेटे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपकी ये फोर फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर होती है, ये थंब होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इन तीनों को इस तरह ओरिएंटेड रखते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इसके परपेंडिकुलर ये आ गया देखो 90 डिग्री है, इसके परपेंडिकुलर ये आ गया देखो 90 डिग्री है, इसके परपेंडिकुलर ये आ गया देखो 90 डिग्री, ऐसे भी होगा। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जैसे घर में एक कोना होता है ना, एक ऐसे 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 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों इसमें क्या होगा, जो ये मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन है, जो ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, तो जो फोर्स होगा ऐसे होगा। तो मेरे बच्चों इस कंडक्टर पे एक ऐसे फोर्स लगेगा F। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखते हैं, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स F डिपेंड्स, ये जो फोर्स होगा डिपेंड्स ऑन, ये फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों। ये जो फोर्स होता है ये फोर्स वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, तो ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। द फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चों इफ यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया तो ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये एक एक बात आपको याद रखनी है, एमसीक्यू बनता है या लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो ये डायग्राम बनाना है आपको, और इस तरीके से एक एक बात को एक्सप्लेन करना है। आपको मैं सिंपल वे में यहां पे समझा रहा हूं, नोट्स में आप ऐसे लिखेंगे और जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। आप लैंग्वेज में लिखेंगे सर इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने इंक्रीज किया तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरे बच्चों, ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये थ्री फैक्टर है जिन पे आपका जो फोर्स है वो डिपेंड करता है। एक फोर्थ फैक्टर और है, फोर्थ फैक्टर है आपका एंगल थीटा। ये जो फोर्स होता है ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों, साइन थीटा पे डिपेंड करता है आपका फोर्स। इफ थीटा की वैल्यू जीरो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने थीटा को 90 डिग्री पर रखा तो मेरे बच्चों साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 1 होती है, तो इस कंडीशन में फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे, आपको ये याद रखने हैं ये पॉइंट्स। बड़ा सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जीरो यहां पे बता दूं, देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, यहां पर आपने कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यहां पे ऐसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो होगी। साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो अगर आपने उसे उल्टा रखा तो भी फोर्स कुछ नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे 90 डिग्री पर। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे जो फोर्स लगता है वो करंट पे डिपेंड करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, और वो किस एंगल पे रखा गया है साइन थीटा, इस पर डिपेंड करता है। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो बनाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ बेटे। अब आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डोमेस्टिक
डोमेस्टिक सर्किट, ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं बेटे। देखो आज का लास्ट टॉपिक हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बेटे, या डोमेस्टिक वायरिंग क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट करता हूं आज का। ये वन शॉट आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटे। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो मेरे बच्चों, होता क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है। उस पाथ का नाम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है जिस रास्ते पे वो करंट फ्लो होता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बेटे। अब मैं बताता हूं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये टू टाइप का होता है। एक तो होता है एसी, एक होता है डीसी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। इसकी वैल्यू प्लस माइनस में चलती है। प्लस माइनस में कैसे, ये ऐसे चलेगा ऊपर नीचे, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर ये 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट ही रहेगा। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होता बेटे। ये पीरियोडिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। हमारे घर पे जो करंट आता है वो ये आता है, ये जो हमारे घरों में करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है बेटे। इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको 12th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है, इसके जो वोल्टेज बढ़ाकर हम इसका जो करंट की वैल्यू कम करते हैं ट्रांसफार्मर का यूज करके, तो एक जगह से दूसरी जगह में लॉन्ग डिस्टेंस में आप ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफर करने में लो कॉस्ट आती है और एनर्जी डिसिपेशन बहुत कम होता है। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भी आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएं तो एनर्जी डिसिपेशन एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। तो आपने देखा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट को ही हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं, और किसका यूज करके, ट्रांसफार्मर का यूज करिए। चलो ये आपके सिलेबस की नहीं है, आप ये पॉइंट डिस्कस करें बस। ये पॉइंट दिमाग में रखें। ऑल्टरनेटिंग करंट ये हमारे घर में आता है, इसमें ऑल्टरनेट वे में ये चेंज होता है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट इसी को बोलते हैं। तो ये हमारे घरों में आता है। तो कितने वोल्टेज होते हैं सर, इसके 220 वोल्टेज होते हैं, 220 वोल्ट। सर ये इसमें जो वायर होते हैं, 2 टाइप ऑफ वायर होते हैं। एक तो होता है रेड, ठीक है बेटे, एक होता है आपका ब्लैक या ब्लू, है ना, ब्लैक या ब्लू होता है बेटे, है ना, ब्लैक ब्लू। ये डिपेंड करता है आपका करंट एसी है या डीसी है ना। तो आप याद रखेंगे रेड और ब्लैक। ये देखो, तो रेड और ब्लैक में क्या होगा, इसे आप कहते हैं लाइव वायर, इसे आप कहते हैं न्यूट्रल वायर। तो बेटे ये वायर के आप कलर भी याद रखेंगे। एक और होता है जिसे आप कहते हैं ग्रीन वायर। अब आपने घरों पे देखा होगा ग्रीन वायर और होता है, ये आपके घर में एक सॉकेट है, इस सॉकेट में कि ऊपर वाली पिन जो होती है, ये जो पिन होती है ये ग्रीन वायर के लिए होती है, और इसे कहते हैं बेटे आप अर्थिंग। अर्थ वायर यही होता है बेटे। इसका अर्थ वायर का, अर्थिंग का क्या यूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका सपोज ये घर पे कोई फ्रिज है, ये मेटल का बना हुआ है, ये जो फ्रिज है ये मेटल का बना हुआ है। जब ये मेटल का बना हुआ है मेरे बच्चों, कभी कभी क्या होता है आपके घर पे चूहे ने सपोज कोई वायर को काट दिया और वो वायर कट होके इस फ्रिज की मेटल से कनेक्ट हो गया। अब जब ये मेटल से कनेक्ट हो जाएगा, इस पूरे में क्या होगा, ये पूरा डेंजर बन जाएगा, ये पूरा डेंजर बन जाएगा आपके लिए। तो इसमें करंट आएगा। जैसे ही किसी इंसान ने इसे टच किया, जैसे इसे टच किया तो उसके क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो करंट लगने से उसकी डेथ हो सकती है मेरे बच्चों। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं,
3 पिन का प्लग यूज करते हैं। जो ऊपर वाली पिन होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसमें क्या होता है, अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग होने से क्या होगा, हम इंसानों की ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है और अर्थिंग डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड होती है, लो रेजिस्टेंस होता है। तो सारा का सारा करंट अर्थिंग में चला जाता है। ये जो करंट लीक हुआ है मेटल में, ये जो करंट लीक हुआ है मेरे बच्चों, ये करंट पहुंच जाता है आपका अर्थिंग के थ्रू। इस तरह आपकी जान बच जाती है। तो जो मेटल में करंट था उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अर्थ में चला जाए या आपकी बॉडी में आ जाए। अब वो वहां पे जाएगा जहां पे उसके लिए आसान हो। रेजिस्टेंस को मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस एक फ्लो है करंट का और उसे रोकता है। तो जो हाई रेजिस्टेंस होगा वो स्लोप ज्यादा देगा, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस हाई होता है तो वो स्लोप ऊपर हो गया, और जो अर्थ है उसका स्लोप डाउन है, उसमें आसानी से करंट बहेगा। करंट पानी की तरह है, जैसे पानी बहेगा 2 ऑप्शन है, एक नीचे जाना एक ऊपर जाना। तो पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, नीचे आसानी से चला जाएगा। तो मेरे बच्चों आपकी बॉडी में करंट नहीं जा पाता क्योंकि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस हाई होता है कंपेयर टू जो आप अर्थिंग वायर यूज करते हैं। तो आपकी जो फ्रिज है या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है उसमें करंट लीक होता है, वो करंट कहां पे चला जाता है, अर्थिंग में चला जाता है। इस तरीके से आपकी जान बच जाती है और ये सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। अब एक छोटा सा मैं पॉइंट बता के चलूं, फ्यूज। फ्यूज आपके घरों में 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर का। बेटे डोमेस्टिक अभी वायरिंग के बारे में अभी बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले मैंने सोचा ये पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। तो 5 एम्पियर ये आपका लाइट होता है, जब जहां पे करंट आपका जैसे आपने बल्ब यूज करना है, आपने फैन यूज करना है, तो वहां पे आप 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। जब आपको हैवी इलेक्ट्रिक एप्लियंस यूज करने होते हैं जैसे गीजर हुआ, एसी हुआ, ठीक है ना, तो वहां पर आप क्या करते हैं, 15 एम्पियर का फ्यूज वायर यूज करते हैं। अब ये वायर कैसे काम करता है मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यहां पे भी थोड़ा सा मैं बता के चलता हूं। फ्यूज वायर इसका जो प्रिंसिपल है, फ्यूज वायर का जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। उससे क्या होगा सर, जैसे इसे हीट मिलेगी, सपोज 5 एम्पियर का आपने, ये एक चीज याद रखेंगे, ये हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है। जो फ्यूज होता है ये लाइव वायर में कनेक्ट होता है। तो आपने यहां पर फ्यूज को यूज किया, अब यहां पे क्या हुआ, 5 एम्पियर का ये फ्यूज है। सपोज आपके सर्किट में 6 एम्पियर आ जाता है, तो जितना ज्यादा करंट होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा P = I²R। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करंट ज्यादा होगा तो वहां पे पावर ज्यादा लॉस होगी या पावर का कंजम्पशन ज्यादा होगा। पावर ज्यादा होगी तो यहाँ पे हीट ज्यादा पैदा होगी, हीट ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये जो फ्यूज होता है मेरे बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये मेल्ट हो जाता है। जब ये मेल्ट हो जाएगा वायर, तो आपका जब ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, तो ये जो आपका लाइव वायर का कनेक्शन था पूरा, ये जो कनेक्टेड था फ्यूज के थ्रू, और फ्यूज हो गया ब्रेक, मेल्ट हो गया, तो ये आपका पाथ जो होगा ओपन हो जाएगा। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है मेरे बच्चों, ये आपकी एक बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा अगर कनेक्टेड है तो ये कहलाएगा क्लोज सर्किट। अब ये काम करेगा, फंक्शन करेगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अगर यह कहीं से टूट जाए, ये ओपन हो जाए, अब ये काम नहीं करेगा, इसे कहते हैं आप ओपन सर्किट। ये होता है बेटे आपका ओपन सर्किट। तो मेरे बच्चों जब आपका फ्यूज वायर में उसकी जो रेटिंग है 5 एम्पियर रेटिंग का ये करंट फ्यूज है, तो 5 एम्पियर से जैसे आपका करंट ज्यादा होगा, 6 एम्पियर होगा, तो ये क्या होगा, ये मेल्ट होके पाथ को ब्रेक कर देगा और जो आपका सर्किट है वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो करंट को, जो हाई करंट था, उसे बहने से रोक देता है। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक एप्लियंस को सेफ रखा जाता है और आप फ्यूज को कहते हैं सर ये तो सेफ्टी डिवाइस है।
इसी बेस पे कहते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। तो फ्यूज का आपको समझ आ गया होगा मेरे बच्चों, 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर गीजर वगैरह में आप यूज करते हैं। तो अब मैं कनेक्शन बता देता हूं बड़ा सिंपल वे में। पूरा कनेक्शन पॉइंट याद रखेंगे, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर 220 वोल्ट होते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो वोल्टेज यूज होंगे हमारे से आधे यूज होंगे। यहां पर इंडिया में 220 वोल्टेज है, तो अमेरिका में होता है 110 वोल्ट। यही रीजन है, अमेरिका में अगर आपके करंट लग जाता है और इंडिया में लग जाता है, यहां पर आपका पूरा काम हो जाएगा तमाम। और अमेरिका में अगर आप जाते हैं, वहां पर आपको करंट लग जाता है, तो आपके मरने के चांस वहां पे आधे रहेंगे, क्योंकि वहां पे हाफ वोल्टेज होता है मेरे बच्चों हमारी कंपैरिजन में। और एक और चीज याद रखेंगे, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पर काम करता है। हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये जो मैंने बताया ना, एक साइकिल, ये प्लस माइनस यहां पे एक साइकिल हुई मेरे बच्चों, तो इस तरीके से 100 फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है हमारे यहां पर इंडिया में। तो 50 हर्ट्ज का इंडिया में करंट फ्लो होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब मैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बता देता हूं। देखो, दो तरह के ऑप्शन है आपके पास, दो तरह के ऑप्शन है। एक तो ये आएगा आपका लाइव वायर, एक आएगा आपका न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल। तो मेरे बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर एक आपके बोर्ड होगा जो कि मीटर हो सकता है। इस मीटर में आपका रीडिंग आएगी, रीडिंग के बाद आपका ये कनेक्शन निकलेगा। यहां पर आप फ्यूज वायर यूज कर सकते हैं। फ्यूज वायर के बाद आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, तो सबका ये वाला रेड इसमें आ जाएगा, इसका इसमें, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर ये आपका यहां पर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सपोज फैन है आपका, ये बल्ब है ना, और ये आपकी ट्यूब हो गई घर पे। तो इन सब में क्या होगा, लाइव वायर का एक कनेक्शन रहता है, एक न्यूट्रल वायर का कनेक्शन रहता है। तो ये आपका जो होता है ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप ग्रीन वायर को भी लें, ठीक है, अगर आप ग्रीन को भी लें तो ये अर्थ वायर होगा, इसका कनेक्शन भी एक एक सब में आ जाता है मेरे बच्चों। तो 3 पिन का आपका प्लग होता है अगर, तो एक पिन आपकी ये वाली ग्रीन हो जाएगी, ये वाली ग्रीन है, ये वाली आपका रेड वायर आ जाएगा, ये आपका न्यूट्रल वायर आ जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो बेटे पैरेलल में क्या करते हैं आप, पैरेलल कनेक्शन होता है आपके घरों पे, आपने देखा होगा ये पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन में कुछ फीचर्स होते हैं पैरेलल कनेक्शन के, सीरीज में क्यों नहीं होता, ये आपसे पूछ लेता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटे, अगर आपने सभी कनेक्शन सीरीज में कर दिए, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, और अगर आप पैरेलल करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज होंगे, ये एक छोटी सी बात मैं बता के लेक्चर को फिनिश कर देता हूं। यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और इंडिविजुअल में आप स्विच यूज कर सकते हैं। देखो, जबकि सीरीज में क्या होता है, जो शादी में जो ये आपकी डेकोरेशन के लिए जो बल्ब लगाते हैं, छोटे छोटे एलईडी बल्ब, वो सब सीरीज में होते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होगा, एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो एक बल्ब फ्यूज होने से पूरी की पूरी जो वो सीरीज है वो काम नहीं करती, उन सब का एक ही ऑन ऑफ का स्विच रहता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपने घर पे ये सारे के सारे सीरीज में लगा दिए, अगर सभी को सीरीज में कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहला तो यही साइड इफेक्ट आएगा। आप चाहते हैं सर्दी के दिन में कि बल्ब तो ऑन हो जाए, फैन ऑफ रहे, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सीरीज में सबके सब एक साथ ऑन होंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है आपका स्विच। आप एक ही स्विच काम करेंगे, स्विच आपके पास केवल 1 ही होगा, उसी से आप ऑन ऑफ करेंगे। और जब वो ऑन होगा तो ऑल एप्लियंस ऑन हो जाएंगे, जब वो ऑफ होगा तो ऑल एप्लियंस ऑफ हो जाएंगे। जबकि आप चाहते हैं सर्दी में कि बल्ब ऑन हो जाए, ये ऑफ हो जाए। पैरेलल में ऐसा नहीं होता बेटे, इंडिविजुअल के लिए स्विच होगा, तो सेपरेट स्विच होगा बेटे। पैरेलल में सेपरेट स्विच होगा बेटे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बेटे। तो उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों, जैसे आपने सीरीज में कनेक्ट किया, आपने फॉर्मूला पढ़ा सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सपोज 3 ओम के हैं, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 9। अब इन्हें पैरेलल में करो बेटे, 1/R पैरेलल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल आ जाएगा 1। एलसीएम 3 आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, सीरीज में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो बहुत ही ज्यादा लोड हो जाएगा। तो सीरीज में इसलिए भी आप नहीं कनेक्ट करते, पैरेलल में इसलिए भी कनेक्ट किया जाता है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, जैसे ये आपका पावर हाउस से जैसे ही आपके घर तक आएगा, ये पावर हाउस है, सपोज पावर हाउस से आपका घर यहां पर है, ये आपका घर है। अब रास्ते में बहुत सारे घर होंगे, उन सभी में करंट जाएगा। तो मेरे बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वोल्टेज आपका डाउन होता चला जाएगा। तो आपके घर तक आने तक तो बहुत ज्यादा वोल्टेज कम हो जाएंगे, और जो पास में यूज कर रहा है उसके घर पे वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो डिफरेंट वोल्टेज पे आपके अप्लायंस काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक और लास्ट पॉइंट मैं बता के लेक्चर को फिनिश करता हूं मेरे बच्चों। पैरेलल में आपने पढ़ा कि आपका ईच एप्लियंस विल फंक्शन ऑन 220 वोल्ट बिकॉज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ईच एप्लियंस के लिए वोल्टेज जो होगा कांस्टेंट होगा, और इसमें क्या होगा, ईच एप्लियंस के लिए वोल्टेज आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां पे हो जाएगा गीजर के लिए करंट बहुत ज्यादा चाहिए, बल्ब के लिए करंट कम चाहिए, आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो बल्ब भाई साहब के पर कच्चे उड़ जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज होती है बेटे, सीरीज में आप नहीं कर सकते डोमेस्टिक वायरिंग, आप पैरेलल में करते हैं। उसके कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं। आज की मैं ये वीडियो यहीं पे रोकता हूं, इसे बढ़िया से देखना मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।